हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर के बारे में देखने वाले हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम अब तक डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, फिर आर्मेचर वाइंडिंग के टाइप्स जिसमें हमने लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग के बारे में देखा था। तो चलिए हम जल्दी से अपनी वाली वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ईएमएफ इक्वेशन ड्राइव करने के लिए डीसी जनरेटर की हमें कुछ टर्म्स को कंसिडर करना पड़ेगा। मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको वो एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको जब कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन के बारे में बता रहा था, तो वहाँ पर मैंने एक 4 पोल वाली डीसी मशीन का एक फिगर बनाया था। तो वहाँ पर इस केस में 4 पोल थे स्टेटर पे, इस डीसी मशीन पे। लेकिन यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कि जो मशीन है जिसकी इक्वेशन हम ड्राइव करने जा रहे हैं उसमें पी पोल है, ठीक है। और हर एक पोल जो है इस स्टेटर का वह 5 फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो 5 हमारा फ्लक्स प्रोड्यूस बाय ईच पोल, जो कि वेबर में होगा हमारा। और अगर मैं बात करूं एन की, जो कि स्पीड ऑफ आर्मेचर है, तो इसे समझने के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि एक डीसी जनरेटर जो है हमारा एक मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। मैकेनिकल एनर्जी से मेरा मतलब है कि हम उस डीसी जनरेटर के रोटर को, मीन्स जो रोटर से शाफ्ट कनेक्ट होता है हमारा, उसे हम प्राइम मूवर से रोटेट करते हैं। और वो डीसी जनरेटर क्या करता है, ये जो हमारा रोटेशनल एनर्जी है, मीन्स जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है यहाँ पर, उसे कन्वर्ट कर देता है किसमें, एक इलेक्ट्रिकल आउटपुट में। जो कि हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके आउटपुट टर्मिनल पे डीसी आउटपुट वोल्टेज हमें मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कंसिडर करना है हमें कि जिस स्पीड से इस डीसी जनरेटर के रोटर को ये घुमा रहा है, रोटेट कर रहा है, वो स्पीड हमने क्या मान रखी है, एन, जो कि है हमारी आरपीएम में। मीन्स ये प्राइम मूवर हमारा कुछ भी हो सकता है, एक डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, कुछ भी। तो ये हमारे इस डीसी जनरेटर के शाफ्ट को एन स्पीड से घुमा रहा है। एन स्पीड से मतलब क्या है मेरा, कि एन टाइम्स वो रोटेट कर रहा है पर मिनट में, ठीक है, रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। जेड जो है हमारा टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इन आर्मेचर वाइंडिंग को शो करता है। मेरा कहने का मतलब है, जैसा कि आपको याद होगा, यहाँ पर जब मैं आपको रोटर के बारे में बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो आर्मेचर होता है, यहाँ पर कुछ स्लॉट्स कटे होते हैं। उन स्लॉट्स में हम कंडक्टर्स को रखते हैं, जिसे हम आर्मेचर कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। और उन कंडक्टर का हम कनेक्शन करके हम यहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग बनाते हैं। अब आर्मेचर वाइंडिंग कैसे, मतलब कंडक्टर से वाइंडिंग कैसे, तो मैंने ये जिसमें आपको मैंने डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल बताया था, उस वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि 2 कंडक्टर्स को मिला के हमारा एक टर्न्स बनता है। और 2 से ज़्यादा अगर हम टर्न्स को कनेक्ट कर देंगे सीरीज में तो हमारी कोयल बन जाती है। और अगर 2 या फिर 2 से ज़्यादा कोइल्स को अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो वो हमारी वाइंडिंग बन जाती है। तो इसी तरह कैसे हमने देखा कि कंडक्टर से वाइंडिंग बन गई, उसी तरह यहाँ भी हम इन कंडक्टर्स का, जो हम ये आर्मेचर स्लॉट्स में रखते हैं, उनका कनेक्शन करके हम यहाँ पर एक आर्मेचर वाइंडिंग बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कंसिडर किया है हमने, जेड नंबर ऑफ कंडक्टर हैं टोटल इस आर्मेचर वाइंडिंग में, जो कि हमने इन स्लॉट्स में रखा है, ठीक है। अब ये ए जो है हमारा टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है, कि हमने कितने पैरेलल पाथ में इन कंडक्टर्स को डिवाइड किया है। तो अगर आपने मेरी लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग वाली वीडियोस देख रखी हैं, 2 पार्ट थे उसके, तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता होगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जाके वो देख लो, तो कोई अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या है यहाँ पर पैरेलल पाथ, ठीक है। बाकी मैं आपको आगे इसके बारे में थोड़ा सा बता भी दूंगा। तो अब आगे हमें ईएमएफ इक्वेशन ड्राइव करने के लिए इसकी डीसी जनरेटर के बेसिक प्रिंसिपल की जरूरत पड़ेगी। अब डीसी जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है हमारा, अगर आप प्रिंसिपल वाली वीडियो आप देखोगे तो मैंने बताया कि फैराडेस लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है हमारा डीसी जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल होता है। तो अगर अब मैं बात करूं कि फैराडेस लॉज क्या है, तो वहाँ पर 2 लॉ होते हैं हमारे, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। तो फैराडेस फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमारा, जब भी हमारा कोई कंडक्टर किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है चेंज हो रहा हो उस कंडक्टर के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा उस कंडक्टर में, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फैराडेस का फर्स्ट लॉ, ठीक है। फैराडेस फर्स्ट लॉ से क्या हमने देखा कि मान लो ये एक मैग्नेट है, यहाँ पर उसकी एक ऐसे फील्ड बन रखी है। तो वहाँ पर अगर मान लो कोई एक कंडक्टर है, अगर उसे हम मूव करते हैं मान लो ऐसे, तो ये फ्लक्स कट होगा, मीन्स चेंज होगा। तो यहाँ पर इस कंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड लॉ क्या है हमारा, सेकेंड लॉ जो है हमारा इसी को मैग्नीट्यूड देता है, किसे, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ इस कंडक्टर में उसे मैग्नीट्यूड देगा। कैसे, सेकंड लॉ हमारा कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, मींस ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ
चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, अब यही बात मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। एज वी नो, तो हम क्या जानते हैं कि जो डीसी जनरेटर का हमारा प्रिंसिपल होता है वो हमारा क्या होता है, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसा कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है किसी कंडक्टर में जो कि एक चेंजिंग फ्लक्स के साथ लिंक कर रहा है, वो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या देखते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा तो यहाँ पे एन आ गया और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मीन्स d∅/dt। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप मेरी बेसिक वाली वीडियो देखोगे तो वहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन भी लगा रखा है इसकी डायरेक्शन के लिए, लेकिन हमें यहाँ पर ईएमएफ के मैग्नीट्यूड से मतलब है अभी, तो अभी हम उसे यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली ये उसका फॉर्मूला हो गया यहाँ पर। तो अभी हम फिलहाल यहाँ पर एक कंडक्टर की बात करने वाले हैं। मीन्स पहले हम क्या करेंगे, एक कंडक्टर में कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो निकालेंगे। तो एन की वैल्यू यहाँ से 1 हो जाएगी फ़िलहाल के लिए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी E=d∅/dt। अब d∅/dt को अगर समझना है, मान लो कोई डीसी जनरेटर है और ये इसका स्टेटर हो गया, ये पोल्स हो गए उसके, और ये फील्ड वाइंडिंग है, इसमें हमने एक्साइटेशन दे रखा है मान लो, तो कुछ इस तरह से इसमें पोल्स क्रिएट हो जाएंगे और यहाँ पर फ्लक्स सेटअप हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, मान लो ये कंडक्टर बना रहा हूँ मैं। ठीक है, इस कंडक्टर को एक बार पूरा रिवॉल्व कराना है इस मशीन में। ठीक है, तो इस कंडक्टर को एक बार रोटेशन में जो टाइम लगा वो हमारा जो है dt कहलाएगा। ठीक है, और इस dt टाइम में मीन्स एक बार रिवॉल्व करने में उसने कितना फ्लक्स को कट किया वो क्या कहलाएगा, हमारा d∅। ठीक है, क्या बोला मैंने कि dt जो है, ये एक कंडक्टर जो है हमारा एक रिवोल्यूशन में कितना समय लेता है वो क्या कहलाएगा, हमारा dt, और एक रिवोल्यूशन में कितने फ्लक्स को कट करता है वो क्या कहलाएगा, हमारा d∅। ठीक है, अभी फ़िलहाल हमें dt और d∅ की वैल्यू पे ध्यान देना है। तो अगर मैं बात करूं कि dt की वैल्यू, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर कि हमने कंसिडर किया है क्या, जो ये प्राइम मूवर है इसकी डीसी जनरेटर के शाफ्ट को n स्पीड से मीन्स n rpm की स्पीड से रोटेट करा रहा है। मीन्स 1 मिनट में वो n टाइम्स इसका जो रोटर है वो रोटेट करने वाला है। मीन्स 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, 60 सेकंड में भी वो n टाइम्स ही रोटेट करेगा। तो अभी हम फ़िलहाल के लिए मान लो कंसिडर कर लेते हैं कि n की वैल्यू मीन्स जो रिवोल्यूशन पर मिनट है हम मान लेते हैं कि कुछ 1200 है। मीन्स 60 सेकंड में वो 1200 बार रोटेट करने वाला है उसका रोटर। तो क्या हम यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि 1 सेकंड में कितनी बार रोटेट करेगा? सिंपल सी बात है, 60 को यहाँ से 1200 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारा कट के आ जाएगा ये 20। मीन्स 1 सेकंड में वो 20 रिवोल्यूशन करने वाला है उसका रोटर। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, एक रिवोल्यूशन में कितना टाइम ले रहा है वो क्या है हमारा dt, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमारा एम क्या है, एक रिवोल्यूशन में कितना टाइम ले रहा है वो निकालना। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 सेकंड में 20 रिवोल्यूशन कर रहा है तो एक रिवोल्यूशन में कितना टाइम लेगा, 1/20। ठीक है, समझ रहे हो? क्या मैं इसे ये नहीं लिख सकता कि 60/1200? बात तो वही होगी ना, जब मैंने 1 को 20 से डिवाइड किया है तो 60 को इससे कर सकता हूँ। और 1200 क्या था हमारा, 1200 हमने एक कंडीशन कंसिडर की थी कि भाई हमारी n की वैल्यू 1200 है। मीन्स मैं क्या लिख सकता हूँ कि इसकी वैल्यू जो है हमारी 60/n, और ये 60/n क्या है हमारा, एक रोटेशन में कितना टाइम लगा। ठीक है, और यही हमारा एक रोटेशन में कितना टाइम लगा वही क्या था हमारा dt। मीन्स dt की वैल्यू क्या है हमारी 60/n। ठीक है, dt की वैल्यू हमारे पास 60/n आ गई। ठीक है, अब हमें d∅ की वैल्यू पे ध्यान देना है। d∅ की वैल्यू मैंने क्या कंसिडर किया था भाई कि यहाँ पर तो 4 हैं पोल इस केस में, मीन्स p नंबर ऑफ टोटल पोल्स माने थे, तो p की वैल्यू इस केस में हमारे पास 4 है फ़िलहाल के लिए। ठीक है, और एक पोल हमारा कितना फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, 5। मीन्स हर पोल जो है हमारा 5 फ्लक्स प्रोड्यूस करने वाला है। तो
डी फाई की वैल्यू क्या होने वाली है, मीन्स इस कंडक्टर ने यहाँ से मान लो रोटेशन चालू किया तो वो कितने बार कट करने वाला है, जितने भी नंबर ऑफ पोल्स हैं वो मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। मीन्स डी फाई की वैल्यू हमारी होने वाली है पी इंटू में 5। तो मैं सिंपली पी5 की वैल्यू और डी की वैल्यू यहाँ पुट करने वाला हूँ। तो पुट करने से क्या आएगा हमारा यहाँ पर डी5 और डी की वैल्यू कि एक कंडक्टर जो हमारा एक बार रिवोल्यूशन कर रहा है तो उसके अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। मान लिया कि भाई E1 है, ठीक है, और E1 डी5 की वैल्यू क्या थी हमारी, P इंटू में टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ पोल्स मल्टीप्लाई बाय फ्लक्स प्रोड्यूस बाय इंडिविजुअल पोल, ठीक है। और डी की वैल्यू हमारी क्या थी 60/n, ठीक है। और तो ये हो जाएगा हमारा E1 इक्वल्स टू P5, जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो n जो है हमारा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा। ये तो आ गया हमारा एक कंडक्टर जो है एक बार रिवोल्यूशन कर रहा है तो कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। लेकिन यहाँ पर तो एक ही कंडक्टर नहीं है, आर्मेचर पे हमें एक ही कंडक्टर तो रखना नहीं है। तो हमने क्या कंसिडर किया था कि भाई हम आर्मेचर स्लॉट्स में जेड नंबर ऑफ कंडक्टर्स को रख रहे हैं और उसे हम ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हमें निकालना है कंसिडर किया कि भाई ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो अब इसकी वैल्यू के लिए देखते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है मेरी तो वहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया था कि एक 4 पोल की मशीन है जिसमें 12 नंबर ऑफ टोटल कंडक्टर हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ था हमारा कि लैप बाइंडिंग थी, तो उसकी वजह से नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो हमारे पोल के बराबर थे, मीन्स 4 थे। तो यहाँ पर हमने देखा था कि एक पैरेलल पाथ में हमने कितने कंडक्टर को लगाया था, तो हमने क्या किया था 12 को 4 से डिवाइड किया था। मीन्स क्या कर रहे थे हम जेड को ए से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, क्या निकालने के लिए एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर यूज़ हो रहे हैं। और फिर मैंने आपको बोला था कि इसके टर्मिनल पे वोल्टेज कितना होगा अगर एक कंडक्टर में 2 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया था बेसिकली कि एक कंडक्टर में हमारा 2 वोल्ट इंड्यूस हो रहा है, तो 3 कंडक्टर का पैरेलल पाथ बनना था हमारा, तो 3 कंडक्टर में कितना होगा। और 3 की वैल्यू 3 आया कैसे था, देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी था 6 इक्वल्स टू 2 इंटू में 3। अभी 3 आया कैसे था, बेसिकली जेड को ए से डिवाइड करके, ठीक है। तो मैंने आपको बोला भी था कि ये अगली वीडियो में काम आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक कंडक्टर में कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसके लिए तो हमने इतना कर लिया है। अब हमें जेड नंबर ऑफ कंडक्टर के लिए निकालना है। सेम कंडीशन बन गई कि एक के लिए तो मैंने आपको बोला था कि 2 वोल्ट इंड्यूस हो रहा है यहाँ इस केस के लिए, तो हमने क्या किया था 2 वोल्ट में इसकी मल्टीप्लाई कर दी थी 3 की, और 3 था क्या ये Z/A, 12/4 करके हमारा 3 आया था। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि P5N/60 मल्टीप्लाई बाय Z/A। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारा E इक्वल्स टू P5NZ अपॉन में 60A। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और नोट करा देता हूँ कि ए की वैल्यू हमारी क्या होगी। मीन्स अगर हमारी लैप बाइंडिंग होगी, मीन्स आर्मेचर बाइंडिंग अगर लैप टाइप होगी तो हमारे ए की वैल्यू जो है पी के बराबर होने वाली है। मीन्स जितने भी पोल होंगे मशीन में उसके बराबर होने वाली है। और मैंने आपको अगर याद हो तो जब मैं आपको लैप और वेब बाइंडिंग के बारे में बता रहा था तो मैंने बोला था कि लैप है मीन्स LAP, ए और पी दोनों आता है लैप में, मीन्स ए बराबर पी होगा, ठीक है। और अब बचा क्या हमारे पास वेव बाइंडिंग। तो यहाँ पर हमारा ए की वैल्यू जो होगी हमेशा 2 होगी। ये कुछ नहीं मैटर करता कि उसके अंदर पोल कितने हैं, कंडक्टर कितने यूज हो रहे हैं, हमेशा वेव बाइंडिंग होगी तो वहाँ पर ए की वैल्यू जो है 2 रहेगी। और लैप बाइंडिंग जहाँ होगी तो ए की वैल्यू मीन्स नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होंगे हमारे बराबर होंगे उसमें जितने भी पोल होंगे मशीन में, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब अच्छे समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको इसमें कहीं भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।